हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो पीवाईक्यू है उसकी हम सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज का ये लास्ट पीवाईक्यू है। मैं आपको बता दूं कि हमने 2014, 2019 और 2023 इन तीनों एग्जामिनेशन का सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको प्री और दो मेंस का पेपर, क्योंकि एक पेपर कैंसिल हो गया था, 2019 का भी यही हाल है, एक प्री और दो मेंस का पेपर क्योंकि वो कैंसिल हो गया था। तीसरा प्री और मेंस दोनों, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो है वो लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 2019 का ये पेपर है जिसका एग्जामिनेशन 15 जून 2019 को हुआ था। ये असिस्टेंट मेंस का है। उस समय इसको असिस्टेंट कहा जाता था, अभी इसका नाम परिवर्तन करके एएसओ कर दिया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। यहाँ पे हम 1 से लेके 150 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियोस को आप एक जगह देख सकते हो। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम है बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू। बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू, वहां पे सारे वीडियोस जो है वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप जाकर वीडियोस को देख सकते हो यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो। पीवाईक्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं तो ऑप्शन से जो क्वेश्चन है वो रिलेट करके रिपीट होते हैं। तो इनको डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये है पेपर। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, इस पेपर का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम लिंक जो लिंक होता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उससे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक रीजनिंग के क्वेश्चंस है और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन उनमें समाहित है। तो हम रीजनिंग और मैथ को इन वीडियोस लेक्चर में नहीं देखेंगे, तो हम सीधा जंप करते हैं जीके एंड जीएस के पोर्शन पे, जहां पे 75 क्वेश्चंस अराउंड हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को भी डिस्कस करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं समय निकालकर इनको भी डिटेल्ड से डिस्कस कर दूंगा, जिससे आने वाले जो एग्जामिनेशन है आपका उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए हम 50वां 51वां नंबर से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर डिफेंडेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगेंस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उससे ज्यादा अच्छा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उनको उन्होंने डिफेंड किया, उनका बचाव किया है। तो वो कौन से विचारक हैं? तो ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत टफ होते हैं, बहुत मुश्किल होता है हल करना। तो पीवाई क्यू है तो बस याद रख लो, जे जे रूसो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, जे जे रूसो। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता है, दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। मार्क्सवाद है वो इन्हीं से उदय होता है, मार्क्सवाद का। इन्होंने जो भारत के संदर्भ में कहा था कि जो भारत है एक मतलब एक ऐसा देश जहां पे ऐसी पहली बार देखने को मिला है कि वहां पे रिसोर्सेज हैं लेकिन उस देश का विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उससे अंग्रेजों का विकास हुआ। तो ऐसा स्टेटमेंट इनका है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि हु टू whom द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम का जो आइडिया है वो किसने दिखा? उस किनका कहना था कि विकास ही स्वतंत्रता है? यह विचार किसने दिया था कि विकास ही स्वतंत्रता है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा यह जो विचार है वो दिया गया था। अमर्त्य सेन है, इनको 1998 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में
खास करके यदि पूछ लिया जाए तो कल्याणकारी इकोनॉमिक्स है, उसमें इनको मिला था। 1999 में इनको तुरंत 1 साल बाद भारत रत्न भी मिल गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बारे में आप जानते हैं कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो पहले तो आपको पता होगा कि 3 को दिया जाता है, लेकिन आपने इस बार देखा कि मैक्सिमम 5 लोगों तक जा सकता है। ठीक है? मैक्सिमम 5 लोगों तक जा सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत रत्न को कितनी बार रोका गया है? आपके ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। भारत रत्न को कितनी बार सस्पेंड किया गया है? आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, आप मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन सुझाव देता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? उनका कहना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जो संपत्ति का अधिकार है वही जीवन है, वही स्वतंत्रता का आधार है, वो बेस है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, ये इनका कहना था। तो ऐसा जो फिलॉसफी है ये जॉन लॉक का है। ऐसे प्रश्नों को डील करना बहुत मुश्किल होता है एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना है। बस याद रख लो जॉन लॉक, यदि आएगा तो इसी तरह से रिपीट होते हैं, बस कुछ नया नहीं किया जाता है इन शब्दों में। तो जॉन लॉक याद रखोगे, संपत्ति का अधिकार। बाकी भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है, नॉट फंडामेंटल राइट। 300 का ए जो है वहां पे इसको रखा गया है भारतीय संविधान में, और इसको विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कब इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया? पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसे एक फंडामेंटल राइट नहीं माना गया, इसको विधिक अधिकार माना गया। तो ये आप मुझे बताओ कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में मुझे जानकारी आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन डिलिमिटेशन और विभिन्न राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन करता है? पूछा जा रहा है कि कौन संस्था है जो कि ईच स्टेट में एलोकेट करता है लोकसभा सीटों का, डिलिमिटेशन करता है। तो ये अधिकार किसको दिया गया है? तो यह जो अधिकार दिया गया है वो डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग को दिया गया है। भारत में अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है। जैसे सबसे लास्ट बार जो किया गया है वो 2002 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आपसे पूछा भी जा सकता है कि कितनी बार किया गया है, तो भारत डिलिमिटेशन 4 बार आया है। डेट वाइज मैं बात करूं तो सबसे पहला जो डिलिमिटेशन है वो 1952 में आया था। दूसरा जो डिलिमिटेशन है वो 1962 में आया था। तीसरा जो डिलिमिटेशन है वो 1972 में आया था। और चौथा जो डिलिमिटेशन है वो 2002 में आया था। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो डिलिमिटेशन आता है ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 82 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, ईच सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो शुरुआत में तो ठीक चला, 1952 में हुआ, 62 में हुआ, 72 में हुआ। जनगणना 10 सालों पे भारत में होती है, आपको पता है। लेकिन उसके बाद जो है वो इसको फिक्स कर दिया गया था, और 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, 84वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको जो है वो फिक्स करके 2026 तक कर दिया गया है। 2026 तक कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान ध्यान में होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा। डिलिमिटेशन कमीशन है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और यह जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। आर्टिकल आपको 82 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित है? पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित आपको पता है, जो सेपरेट इलेक्टोरल से संबंधित है, वो मॉर्ले मिंटो का रिफॉर्म आप जानते हो। मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है वो 1909 में आया था।
इसमें जो है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट जो है वो सीटें बनाई गई थी, सेपरेट उनको बनाया गया था ताकि फूट डालो और राज करो वाली नीति जो अंग्रेज की है उसको लागू किया जा सके। आप मान सकते हो कि यही आधार रहा था जो आगे चलकर पाकिस्तान के उदय या फिर पाकिस्तान का क्रिएशन से जुड़ता है। तो मॉर्ले मिंटो आपको सुधार पता होना चाहिए। उसी तरह से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था वो 1919 में आया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। इससे वोटिंग देने का अधिकार मिला था भारतीयों को और महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार जो था इसमें मिल गया था 1919 वाले में ही। आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स इनके बारे में बहुत ज्यादा है तो एक ही वीडियोस में सारा डिटेल नहीं दे सकता हूँ। 1935 में आप बता सकते हो कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहाँ से राष्ट्रपति को है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं वो 1935 से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, उस प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है फिरोज मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन ये चलाती हैं। 1893 में ये भारत आती हैं। हाँ 1893 आई थिंक, हाँ 1893 में ही आती है। तो ये याद रखना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी हैं, इनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो किताब लिखी गई थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब का पब्लिकेशन कब हुआ था? तो वो 1901 में हुआ था, 1901 में हुआ था दादा भाई नौरोजी का किताब का पब्लिकेशन। इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था और इनका कहना था कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे पहली बार निकाला था कि 20 रुपया है, एक व्यक्ति 20 रुपया कमा पाता है। तो इतना अभी के लिए याद रखिए। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता होगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, 6+1, 6+1 थे। अध्यक्ष जो इसके थे वो भीमराव अंबेडकर थे, आपको पता है। और इसके 6 सदस्य थे। तो सदस्यों में कौन नहीं थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो के एम मुंशी थे, एन जी अयंगर थे, ए कृष्ण स्वामी थे, लेकिन सरदार पटेल इनमें सम्मिलित नहीं थे। आपको ये सातों के सातों नाम है वो याद होना चाहिए क्योंकि बार बार यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है। इवन आपको डेट्स भी पूछी जाएंगी कि ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। इवन डेट्स भी पूछी जाती है बिहार दरोगा में, ये भी पूछा गया है। तो 29 अगस्त ये भी पूछा जाएगा, डेट भी पूछा जाएगा। 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाया गया था। इसके 2 अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों में बात करूं तो कृष्ण स्वामी अय्यर आपको पता है, अभी मैंने यहां बताया। एन जी अयंगर है, के एम मुंशी हैं, उसके बाद गोपाला स्वामी हैं, उसके बाद मोहम्मद सदाउल्ला हैं, उसके बाद बीएल मित्रा हैं, डीपी खेतान हैं। तो कैसे भी करके आपसे प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को जो है वो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और उनके सुधार करने का जो है वो अधिकार दिया जाता है? डीपीएसपी की बात हो रही है। तो डीपीएसपी में कौन सा है? तो 44 तो होगा नहीं, 46 होगा नहीं, 43 का ए तो जो है वो ये भी नहीं होगा, ये कुछ काम से रिलेटेड बात करता है। तो 48 और 47 में कंफ्यूजन आपको होता, लेकिन 48 सीधा बोला गया है, ये भी 44वां संविधान संशोधन के बाद ऐड किया गया, तो 48 ही हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। और जो 47 है ना उससे अल्कोहल बैन किया गया था बिहार में। ठीक है, 47 से बिहार में अल्कोहल जो बैन हुआ था वो इसी से हुआ था, आर्टिकल 47 से। और आर्टिकल 48 से वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पंचायती राज जो है वो किस लिस्ट में आता है? आपको पता है भारतीय संविधान के 7वां अनुसूची में
तीन प्रकार के लिस्टों की बात कही गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। इसमें जो पंचायती राज है वो स्टेट लिस्ट को दिया गया है। स्टेट के पास पावर होता है, क्योंकि पंचायती राज क्या है, ये डीलिमिटेशन है। तो डीलिमिटेशन में आप पावर दे रहे हो सरकार के पास, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। सरकार को तो पावर दे नहीं सकते हो, इसमें तो डीलिमिटेशन आपको करना है। पावर का जो है वो मतलब ग्राउंड रूट लेवल पे पावर आपको देना है। तो इसलिए स्टेट जो है वो हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, बताओगे आप मुझे? कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है? और यह जो लिस्ट है, पिछला ही प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था और मैंने वहां डिटेल से बताया था। कंकरेंट लिस्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, और ये जो लिस्ट की बात आती है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय को, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसके जो निर्णय होते हैं, उसके जो डिसीजंस होते हैं, इनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें किस अनुच्छेद के तहत चुनौती दी जा सकती है? कौन सा अनुच्छेद है उसके, उस अनुच्छेद के तहत चुनौती दी जा सकती है? तो वो अनुच्छेद है 223 ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों बार बार नहीं पूछे जाते हैं, तो यदि पूछा जाएगा तो ये रिपीट ही होगा, ध्यान रखना है। एनजीटी आपको याद होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत में भू आबद्ध राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट है? क्या आपको लैंड लॉक दिखता है? तो ऋषिकुलम बीच कहाँ आ जाएगा? उड़ीसा अगर लैंड लॉक्ड है तो। पश्चिम बंगाल है तो फिर बंगाल का डेल्टा कहाँ आ जाएगा? गंगा अपनी जल कहाँ गिराती है? तो ये तो सीधा अरब सागर में गिराती है। कर्नाटक जब आप लेके आओगे तो कर्नाटक इधर तो बाएं साइड में आ जाएगा, अरब सागर से सटा हुआ। लेकिन बिहार में कहीं नहीं आपको मिलेगा, ये लैंड लॉक्ड है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया है? पहला ड्राई पोर्ट जो है वो कहाँ बनाया गया है, आप मुझे बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि हर जगह जो घास के मैदान होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अर्जेंटीना वाले को क्या नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना है उसको पंपास नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जैसे आपको कुछ याद होना चाहिए, जैसे सवाना आपसे पूछ लिया जाए कि सवाना जो है वो कहाँ है, तो सवाना आपको ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। वहीं कंपोज की बात करें, ये जो यहाँ दिया हुआ है ये आपको ब्राजील में मिलता है, ब्राजील में आपको मिलता है। तो ध्यान रखना है, कंपोज जो है वो ब्राजील में मिलता है। वेनेजुएला जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला, आपको पता होगा अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से ये जूझ रहा है। तो वेनेजुएला में आपको लानोस मिलता है, वेनेजुएला में आपको लानोस मिलता है। वहीं प्रेयरीज की यदि बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, प्रेयरीज जो है वो आपको अमेरिका में मिलेगा, प्रेयरीज जो है वो आपको यूएसए में मिलेगा। वहीं साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड्स मिलता है। साउथ अफ्रीका में क्या मिलेगा? तो वेल्ड, वेल्ड जो घास का मैदान होता है वो साउथ अफ्रीका में मिलेगा। स्टेपी आपको कहाँ मिलेगा? स्टेपिज जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, स्टेपिज जो है वो आपको एशिया में मिलेगा। एशिया का जो पार्ट्स होता है वहां पे स्टेपिज मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है डॉन, डॉन जो है वो कहाँ मिलेगा? तो डॉन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो स्टेपिज आपको याद रखना है कि यूरोप और नॉर्थ एशिया में मिलेगा। स्टेपिज जो है वो यूरोप और नॉर्थ एशिया में मिलेगा। पुस्ताज, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। पुस्ताज जो है वो कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हंगरी में मिलेगा। प्रेयरीज जो है वो यूएसए में मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में मिलेगा। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका, और जो है वो साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स मिलेगा। ये ध्यान रखना है, वेल्ड जो है वो कहाँ मिलेगा? तो साउथ अफ्रीका में मिलेगा। डाउन्स जो है वो कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कैंटेबरी कहाँ मिलेगा? तो न्यूजीलैंड में मिलेगा। सवाना मैंने बताया ईस्ट अफ्रीका, एंड कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। उसके बाद टैगा वन, टैगा वन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। टैगा जो वन है वो यूरोप और एशिया दोनों में मिलता है, तो ये याद रखिए। बाकी इंपॉर्टेंट कई सारे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेयरीज है यूएसए में, पंपाज है अर्जेंटीना में,
वेल्स है साउथ अफ्रीका में, और स्टिपीज है यूरोप एंड एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है। ये भारत है। अब इसके पश्चिम की ओर मतलब इधर बहती है, अरब सागर में जल गिराती है, तो कावेरी नहीं गिराती। चंबल तो ऊपर जाके मिल जाती है यमुना में, चंबल आपको पता होगा। गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। लेकिन नर्मदा जो है, जो कि एक भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, वो अपना जल जो है वो किधर गिराती है, तो वो बाएं साइड गिराती है, मतलब अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में जो भी नदियां अपना जल गिराएगी वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, और जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। क्यों? क्योंकि जो अरब सागर की नदियां, मतलब इधर का जो स्लोप है ना, वो बहुत ज्यादा स्लोप है, जिस कारण से पानी जो है वो रुक नहीं पाता। लेकिन इधर का जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट जैसे ये जो स्लोप आप देख रहे हो ना, ये स्लोप कहाँ का है, तो ये वेस्ट का है। ये वेस्ट भारत का स्लोप है, और वहीं जब ईस्ट की हम बात करेंगे तो ईस्ट का स्लोप ऑलमोस्ट कुछ ऐसा हो जाता है, जिस कारण से नदियां जो है ना वो ऐसे ऐसे फैल जाती हैं आके, ऐसे ऐसे फैल जाती हैं। अब जब ऐसे फैल जाएगी तो आप देख रहे हो ये डेल्टा का आकार ले रहा है ना, तो इस कारण से इसको डेल्टा कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि डिटेल से हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि अवसादी सैल जो होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो इनमें से कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट होता है, उस चार्ट को याद रखिएगा कि कौन सा रॉक किस टाइप का है, और कौन सा रॉक जो है वो किस टाइप में बदलता है, यह भी पूछा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, ये आपसे पूछा जा रहा है। अवसादी सैल आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अवसादी सैल होता है वो कोल हो जाएगा। अवसादी जो सेल होगा वो कोल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैगिनोट रेखा किसको डिवाइड करती है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगिनोट रेखा जो है वो किसको डिवाइड करती है? तीन चार रेखाएं हैं जो जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, यही सबसे रिलेटेड है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे ये जो मैगिनोट रेखा है, ये मैगिनोट रेखा जर्मनी एंड फ्रांस को डिवाइड करती है। मैगिनोट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस को डिवाइड करती है। जैसे ओडरनिस जो रेखा है, ये याद रखिए। ओडरनिस, ओडरनिस तो जर्मनी और पोलैंड को अलग कौन करता है, तो वो ओडरनिस करता है। ओडरनिस रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। वहीं जब कनाडा और यूएसए की बात आती है, कनाडा और यूएसए की बात जब आती है, तो ये होता है 49 डिग्री, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। पैरेलल कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड ऐसे ऐसे होती है ना, तो यही पैरेलल लाइन हो गई। तो लैटिट्यूड जो 49 डिग्री है वो ये अलग करता है किसको, तो वो अलग करता है यूएसए एंड कनाडा को। तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा को। और आपको याद रखना है कि 141 डिग्री जो है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे जो लाइन होती है ना उसको देशांतर कहा जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो ये जो 141 डिग्री वाला आता है ना, ये अलग करता है अलास्का एंड कनाडा को। अलास्का किसका पार्ट है, तो अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है, जिसको यूएसए ने रसिया से खरीदा है। ठीक है, रसिया से खरीदा है। ये हो गया 38वीं डिग्री पैरेलल लाइन की यदि हम बात करें, 38 डिग्री। तो आपको यदि विश्व का मैप याद रहेगा ना कि कहाँ पे कौन डिग्री आता है, तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। तो 38 डिग्री जैसे ही बात आती है तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करेगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री डिवाइड करेगा। उसके बाद 24 डिग्री आता है, 24 डिग्री आता है। 24 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो किसको डिवाइड करेगा, तो 24 डिग्री पैरेलल लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कच्छ रेखा है उसके पास आती है 24 डिग्री पैरेलल लाइन। उसके बाद 17 डिग्री पैरेलल लाइन आता है, 17 डिग्री पैरेलल लाइन। तो 17 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो डिवाइड करता है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से डिवाइड करता है। उसके बाद जो जर्मनी और पोलैंड के बीच मैंने बताया ओडरनिस, उसी तरह से जर्मनी और पोलैंड के बीच एक और होता है
जिसको हिंडनबर्ग रेखा बोलते हैं। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग और ओडरनिस दोनों जर्मनी और पोलैंड को ही डिवाइड करता है। उसके बाद रेड क्लिफ आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन जो है वो भारत और चाइना के बीच है। डुरंड जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, डुरंड जो है वो लाइन 1893 में हुआ था, ये डेट भी पूछी जाएगी। उसके बाद जो मैकमोहन लाइन है जो कि चाइना और भारत का सीमा से जुड़ा हुआ है, वो 1914 में हुआ था। और जो रेड क्लिफ लाइन है वो आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, वो याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है रेखा और, जिसको मैन रहीम रेखा बोलते हैं। ठीक है, जिसको मैन रहीम बोलते हैं, मैनर हिम। ये जो रेखा है ना, ये मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो रूस एंड फिनलैंड के बीच, रूस एंड फिनलैंड है उनके बीच जो है वो ये रेखा है। ठीक है, रूस एंड फिनलैंड के बीच। उसके बाद कुछ और रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सिजफ्राइड जो रेखा है ना, वो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच है। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच हमने एक मैगिनॉट देखा। दूसरा भी आपको देखना है, वो है सिजफ्रेड, सिज फ्राइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो रेखाएं हैं उनको ही मैंने बस आपको बताया है। बाकी कई है, लेकिन इतना ही आप यदि नोट करके याद रख लेते हो तो इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको झूम कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। झूम कृषि जो होता है आपको पता है, जो फसल जंगल है उसको काट के फसल बोया जाता है और फिर वहां से चले जाते हैं जब उसकी फर्टिलिटी कम जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहां पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। क्या आप बता सकते हो मुझे कि कुमारी नाम से झूम कृषि को किस राज्य में जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम कृषि है उसको कुमारी नाम से जाना जाता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में, कि ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो उन विधियों पे बात करता है जिनमें आप मछली का उत्पादन करते हो। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा, फिश को आप प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन है, याद रखना। साइलेंट वैली जो है वो कहाँ है? तो साइलेंट वैली आपको पता है केरल में है। साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। वन है ये, एक सदाबहार टाइप का वन होता है, फॉरेस्ट होता है, उसको ही साइलेंट वैली कहा जाता है। तो 68 नंबर का आपको बी आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो झील है, विक्टोरिया झील जिसे कहा जाता है, वो सीमा अपनी किससे साझा नहीं करती? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आएगा तो ध्यान रखिएगा, सीधा रिपीट होगा, कोई इसमें फेरबदल नहीं किया जाता है। तो इसको ध्यान रख लेना है कि कौन सा नहीं होता है, बस रिपीट हो जाएगा, यहां तक कि ऑप्शंस को भी नहीं बदला जाता है। तो सीमा अपनी किससे साझा नहीं करता है? तो वो नहीं करता है नाइजीरिया से, वो नाइजीरिया से सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है बस विक्टोरिया जो लेक है, जहां से नाइल नदी है वो निकलती है। तो इस लेक से नाइल नदी निकलती है, और नाइल नदी निकल के ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दो पार्टों में बढ़ती है और आगे बढ़ती है, जहां पे आगे जाके ये जो है वो सिकंदरिया जो होता है, मिस्र का ये जगह है अलेक्जेंड्रिया जिसको सिकंदरिया कहते हैं, वहां पे जाके ये अपना जल जो है वो गिरा देती है भूमध्य सागर में। ये नील नदी के बारे में याद रखना है। नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी होती है। वहीं जो नॉर्थ अमेरिका की जो नदी है, ब्राजील का बेसिन उसके पास है, वो सबसे बड़ा बेसिन में बात करें तो वो अमेजन रिवर होता है, लेकिन सबसे बड़ी नदी में बात करें तो वो नाइल नदी हो जाती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी में बात करें तो वो गंगा ही होगी, क्योंकि ना तो ब्रह्मपुत्र भारत में है और ना ही जो है वो सिंधु भारत में है। ये ध्यान रखिएगा। तो भारत की और भारत में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, तो नाइजीरिया आपको याद रखना है। विक्टोरिया लेक के बारे में इतना ही जानिए, कुछ उतना जानना नहीं है। मसाई मारा आप बता सकते हो, मसाई मारा जो है वो नेशनल पार्क कहाँ है? मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए इसका आंसर। जूरा माउंटेन्स कहाँ है? जूरा माउंटेन बिहार दरोगा में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। बिहार दरोगा में ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जूरा माउंटेन जो है वो
फ्रांस में है। जूरा माउंटेन जो है वो फ्रांस में है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट माउंटेन आपको एक और पूछा जाता है, ईरान का है, वो जाग्रोस है। जाग्रोस है, ईरान का जाग्रोस है। आप मुझे बताइए एक कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा, इसको ही आप बताइए और ना ही ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करोगे, क्योंकि जब माउंटेन्स को डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा माउंटेन्स है, बहुत ज्यादा माउंटेन है। आप एक और आंसर बताइए कि टेलीग्राफ का पठार के बारे में आप जानते हैं? जो टेलीग्राफ का पठार है वो अटलांटिका में है, अटलांटिक जो महासागर है उसमें है, याद रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है, तो नेशनल हाउसिंग है, नबार्ड है। ठीक है, पहले आरबीआई ही देखता था गांव का जो बैंकिंग सिस्टम होता था, रूरल एरिया का, लेकिन एक स्पेशल अपने बना दिया आरबीआई ने, नबार्ड को। नबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना, बताइए आप? उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, तो यह भी है, लेकिन सिडबी नहीं है। सुलभी सिडबी नहीं है। ऑल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी नहीं है। सिडबी का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा और सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ, ये दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो दोनों सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सिडबी एस्टेब्लिश हुआ जो 1990 में हुआ। इसकी यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो लखनऊ में है, वो लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग, जो यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? इससे सवाल है कि भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग की जो अवधारणा है वो किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था? तो ऐसे सवाल को सीधा सा रट लीजिए, समिति से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो होगा वो खान कमेटी हो जाएगा। RH खान जो कमेटी है वो यूनिवर्सल बैंकिंग पे बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो मानकीय है, नॉर्मेटिव है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो नॉर्मेटिव आपसे पूछा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि गवर्नमेंट शुड टैक्स द रिच टू हेल्प द पुअर। सरकार को गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाना चाहिए, यही हमारा आंसर बनेगा। पहला क्या बोल रहा है कि उच्च ब्याज दरें लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करती है। जब ब्याज दर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बचत कैसे करेगा आदमी? उस समय तो वो लोन ले भी नहीं सकता। ब्याज दरें जब ज्यादा होगी तो लोन नहीं लेगा आदमी, लोन नहीं लेगा। अब जब लोन नहीं लेगा तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम होगा। अब जब मार्केट में पैसा ही कम होगा तो वो बचत कैसे करेगा? दूसरा है कि जीवाश्म ईंधन का जलना जो है वो वैश्विक वार्मिंग का कारण बना है। तो बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, वो सबसे अधिक जो है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल सबसे बड़ा कारणों में जीवाश्म ईंधन का जलना है। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, पीपुल आर मोर वरीड अबाउट इन्फ्लेशन देन अनएम्प्लॉयमेंट। लोग जो है वो बेरोजगारी की तुलना में मुद्रास्फीति के बारे में अधिक चिंतित है। तो यह भी सही टाइप सही है। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा, वो बनेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए अमीरों पे, ताकि गरीबों की हेल्प की जा सके। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक जो अधिनियम है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो एक्ट है वो कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। तो 2011 में लागू किया गया था। अभी जो चल रही है योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, इससे जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे 35 किलो अनाज जो है वो दिया जाता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग होते हैं उनके, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड के रूप में डिवाइड होता है। तो जो येलो कार्ड वाले लोग होते हैं ना, उनको पर केजी 35 kg मिलता है पर फैमिली, और जो एक कैटेगरी के होते हैं उनको पर पर्सन, फैमिली में जो एक पर्सन होता है तो उनको पर 5 5 kg, 2 रुपए किलो चावल
और 3 रुपए किलो गेहूं ऐसे मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? तो जीएसटी आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो क्या है? वो एक डेस्टिनेशन टैक्स है। वो एक डेस्टिनेशन टैक्स है, मतलब बार बार नहीं लेकर केवल एक बार ले लिया जाता है, तो इसको डेस्टिनेशन टैक्स बोला जाता है। जीएसटी जो है वो कब आया भारत में? सबसे पहली बार इसका बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मुझे आप बताइए। मैं आपको इतना रेफरेंस दे रहा हूं कि 1960 से लेकर 1960 से लेकर 1970 के बीच पहली बार ये आया था। ठीक है, आई डोंट थिंक इस समय लोकपाल आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशन टैक्स है, वो जो निगम कर है, वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। वहीं सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा याद रखना है। 76 नंबर की बात करें कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, वो निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है वो किसका एक हिस्सा है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है। 77 नंबर का जो सवाल है, 76 नंबर ये है, तो ये जो हो जाएगा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का है। तो ये राष्ट्रीय लघु बचत कोष जो है वो किसका हिस्सा है? तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल मिशन फॉर सैफरॉन, राष्ट्रीय मिशन जो है वो केसर के लिए, केसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक होता है। जाफना किस्म की जो मिट्टी होती है उसमें वो होता है जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज लाइक जलोढ़ मिट्टी ही होता है। तो ये जो सैफरॉन मिशन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित है। तो इसी की ये उप योजना है, सब स्कीम है, ध्यान रखिएगा। 78 नंबर का सवाल है कि ऐसे संसाधनें जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं लेकिन वे किसी के नहीं है। वैसे संसाधन जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं लेकिन वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब प्राइवेट नहीं है तो वो क्या होगा? वो कॉमन होगा, सभी के लिए होगा। वो कॉमन होगा, सभी के लिए होगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको क्योटो प्रोटोकॉल से पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में स्टार्ट हुआ था, 1997 में स्टार्ट हुआ था, और ये इफेक्टिव हुआ था फरवरी 2005 से, फोर्स में आया था। ये इफेक्टिव हुआ था फरवरी 2005 से। वो क्या बात करता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको कम करने की ये बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, मेजर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो 79 आपको ध्यान में रखना है। 78 की हम 78 9 के बाद 18 की बात करें, 80 की बात करें, तो एक प्रतिस्पर्धी उद्योग जो होता है, एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जो होता है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप जो है वो किसे प्रभावित नहीं करती है? एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। अब इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जहां पे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब ऐसे परिस्थितियों में जब सरकार जो है वो हस्तक्षेप करती है, सरकार जो है वो इंटरवेंशन करती है, इंटरफेयर करती है, तो क्या नहीं होता है? सरकार जब इंटरवेंशन करती है तो क्या नहीं होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सरकार जब इंटरवेंशन करेगी तो उद्योग का आकार जो है इस पे फर्क पड़ेगा। द साइज ऑफ इंडस्ट्री है, इस पे फर्क पड़ेगा सरकार के हस्तक्षेप से। द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स सेल, सरकार का जब हस्तक्षेप होगा तो इसका जो बिक्री है, उसकी जो कुल मात्रा है, इन सब पे भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद जिस कीमत पर उसके जो सामान बेचे जाते हैं, इस पे भी फर्क पड़ेगा। तो इसमें फर्क नहीं किसका पड़ेगा? तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो होगा क्या आंसर कि उद्योग में रहने वाली फर्मों की दीर्घकालिक लाभप्रदता। तो ऐसा तो नहीं है कि
गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा तो हमेशा लाभ ही मिलेगा। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाकी साइज जो है वो उस पे फर्क पड़ेगा। यदि वो सरकार पक्ष में होगी तो साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा इंडस्ट्री का। साइज जो है वो पक्ष में नहीं होगा गवर्नमेंट तो आकार घटेगा। अब गवर्नमेंट पक्ष में होगी तो बिक्री बढ़ेगा, गवर्नमेंट पक्ष में नहीं होगी तो बिक्री भी घटेगा। जिस कीमत पर उसके सामान बेचे जाते हैं यह भी बढ़ सकता है यदि गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा दे। तो ये तीनों तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि लाभ लाभ ही मिले दीर्घकालिक, ऐसा थोड़ी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिथिकल मैसेकर एक्ट, द मिथिकल मैसेकर एक्ट, ये जो मोहनजोदाड़ो है, ये पूरी किताब है द मिथिकल मैसेकर एक्ट जो है, दो मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है वो लिखा गया है जीएफ डेल्स के द्वारा। एग्जैक्ट एकदम रट जाइए और कुछ नहीं याद रखना है। जॉन मार्शल और जेएम कनिंघम आपको याद है। कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? क्या आपको डेट पता है कि कब पढ़ा था? यदि पता है तो आप मुझे बताइए। इतना मैं बताता हूं कि 1800 में हुआ था, 1800 से 1900 के बीच में। एकदम एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 1830 से लेकर 1840 के बीच में रखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि ली थी? देवपुत्र है उसकी उपाधि ली थी किस राज्यवंश के शासकों ने? तो देवपुत्र के उपाधि कुषाणों ने लिया था। कुषाण जो शासक थे उन्होंने ही पहली बार अपने आप को भगवान के रूप में कहा। भगवान के रूप में कहा मतलब राजा जो है ना, राजा की पूजा की जानी चाहिए, राजा की पूजा की जानी चाहिए, वर्शिप होना चाहिए राजा का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवलस इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवलस इन द मुगल एम्पायर जो किताब है इसके लेखक कौन है? ट्रेवलस इन द मुगल एम्पायर, तो इसके जो लेखक है वो बर्नियर है, फ्रांसवा वर्नियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ये कुछ सवालें हैं जो काफी मुश्किल होता है हल करना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो राजवंश है, जैसे देखिए दिल्ली सल्तनत के राजवंश दिए गए हैं उनको सही क्रम से सजाना है बस आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। तो ममलूक डायनेस्टी इसको बोलते हैं, गुलाम वंश को, तो सबसे पहले आएगा। अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा। तो यहाँ तो तुगलक आ गया, यहाँ तो गुलाम है ही नहीं। गुलाम मतलब ममलूक होता है और यहाँ भी ममलूक है। तो उसके बाद खिलजी आया, तो खिलजी तो इसमें ही है, इसमें सैयद आ गया। सैयद और लोदी तो सबसे लास्ट में था। ठीक है। तो सैयद सबसे लास्ट में होता है, ध्यान रखना है। और उसके बाद सैयद के बाद लोदी आता है। ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। अबुल फलज फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखी गई है वो कितने पार्टों में लिखी गई है? बार बार पूछा जाता है ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 5 पार्टों में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि फ्रांसिस बुकानन जो था वो भारत आया था, भारत की यात्रा उसने की थी, तो वो किस प्रोफेशन से संबंधित था? तो वो एक चिकित्सक था। फ्रांसिस बुकानन जो था वो एक फिजिशियन था, चिकित्सक था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उस प्रसिद्ध मौलवी का नाम आपको बताइए जो डंका साह के नाम से भी जाना जाता है और उसने 1857 के विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई थी। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो अहमदुल्ला इसका नाम था। डायरेक्ट याद रख लो, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। उस प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में प्रारंभिक बस्ती बसाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में प्रारंभिक बस्ती बसाई थी। तो ये आप ध्यान रखिए, दक्षिण भारत साउथ में प्रारंभिक बस्ती जो इसके द्वारा बसाई गई थी वो था
चेन्नई पट्टनम, चेन्नई पट्टनम। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। और वहीं उत्तर की बात करें तो ये उड़ीसा में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उत्तर में यदि बात करें तो उड़ीसा में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सूरत में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे सूरत में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये ध्यान रखो रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसके शासनकाल के दौरान भू राजस्व की जब्ती और दहसाला जो प्रणाली है वो स्टार्ट किया गया था। तो आपको पता है कि ये जो दो नाम की प्रणालियां हैं वो अकबर के काल में स्टार्ट हुआ था। पिछले लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें अकबर के बारे में काफी डिटेल से मैंने बताया था, तो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो जब्ती और दहसाल प्रणाली है वो अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इन्होंने ही टोडरमल की सहायता से जो मनसबदारी व्यवस्था है वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें जात और सवार होता है। पैदल सेना का हेड और सवार जो है वो घुड़सवारों का होता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट, इससे पहले भी देखिए पंचायती राज से पूछा गया था, तो यह भी स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन जो स्टेट लिस्ट की बात आएगी, इसमें यूनियन कहाँ से आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित भारतीय कार्यकर्ताओं में से कौन सा जो है वो पारिस्थितिकी नारीवाद की अवधारणा से जुड़े हुए हैं, इको फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं? तो मेधा पाटकर, ये जो है वो इको बोल रहा हूँ, ये जो है वो जो चिपको आंदोलन है उससे संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे ही संबंधित है। राजेंद्र सिंह है, इनको तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, वंदना शिवा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। पारिस्थितिकी नारीवाद जो है वो वंदना शिवा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, आसान सा सवाल है, हर कोई जानता है। तो पहले जो गैर कांग्रेसी हैं वो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। जय जवान जय किसान, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आप बताइए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर की हम बात करते हैं। तो 95वां नंबर जो है वो बात करता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ऑब्जेक्टिव जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर को लाया गया था। 13 दिसंबर 1947 को लाया गया था और इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। हाँ, 1947 बोल रहा हूँ, ये 46 में आया था, 13 दिसंबर 1946 को, और इसको 47 में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव होगा। बाकी इससे संबंधित कई सारे केसेस हैं जिनमें वाद विवाद हुआ कि ये संविधान का पार्ट है या फिर नहीं है। तो प्रस्तावना जो है अभी के हिसाब से संविधान का पार्ट है। केशवानंद भारती जो मामला है उसमें ये निर्णय आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि नगर पालिका विधेयक जो है वो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है? आर्टिकल 243 में नगर पालिका और नगर निगम की चर्चा की गई है। तो नगर निगम है और नगर निगम मतलब नगर पालिका, और उसके बाद पंचायत की चर्चा की गई है। तो 73वां जो है वो पंचायत की बात करता है, गांव में बात करता है पंचायत की, और वहीं 74वां जो है वो नगर पालिका नगर निगम इन सब की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 1993 में यह संविधान संशोधन हुआ था। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है, और यह जो आरक्षण है वो रोटेशन पे होता है। आप मुझे बताइए कि जो वित्त आयोग होता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो वित्त आयोग होता है उसकी चर्चा कहाँ की गई है, किस आर्टिकल में की गई है? दूसरी बात आप मुझे बताइए कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आया था। तो इसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 98वां नंबर की बात करें, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हर बार पूछा जाता है, जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का है, ये कुछ करेंट से रिलेटेड है तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है,
100 नंबर की बात करें कि चुनाव आयोग ने जो वीवीपैट आता है तो वीवीपैट कब स्टार्ट किया था? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल वी वी पैट जो होता है इसको कब लाया था, कब इंट्रोड्यूस किया था? ये वोटर को वेरीफाई करने के लिए होता है, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। ईवीएम के साथ यूज किया जाता है। तो ये जो है वो स्टार्ट किया गया था 2013 में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। साइंस का प्रश्न स्टार्ट होगा तो अल्फ्रेड नोबल है वो किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो कब स्टार्ट किया गया था? आप मुझे बता सकते हो। 1960 से लेकर 1970 के बीच में कहीं है, आप बताइए। बस चेंज करना है इसको कि एयर कंडीशनर जो है वो लोअर द टेम्परेचर ऑफ रूम बाय 15 फ़ारेनहाइट, तो इसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो जब आप इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेगा फॉर्मूला यूज करके, तो ये आ जाएगा 8.33 डिग्री सेल्सियस। हीरे जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है? तो आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इंटायरली टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ये चमकता है। 304 की बात करें कि बिजली जब चमकती है तो उसके बाद आपको आवाज उसकी क्यों सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश जो है ना वो चल उसकी गति अधिक होती है, प्रकाश की गति साउंड से अधिक होती है, इस कारण से ये होता है। ठीक है, प्रकाश की गति साउंड से अधिक होती है, इस कारण से होता है। तो ऑप्शन लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें हीटिंग तत्व जो यूज किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट जो यूज किया जाता है, उसके निर्माण के लिए किस धातु का यूज किया जाता है? क्रोमियम, निक्रोम, सीसा, निकेल, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब निक्रोम और क्रोमियम में थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि क्रोमियम तो होगा नहीं, निक्रोम ही होगा। तो निक्रोम आपको पता होगा, जिसको निक्रोम पढ़ा जाता है। अब बोला जा रहा है कि विव ग्योर जो होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जो पूछा गया है, इसमें बोला है कि इनका ऑर्डर जो है वो क्रम कैसा होता है? तो इनका क्रम होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, बढ़ते तरंगदैर्घ्य में। ठीक है, तभी तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से इसका झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, रिवर है, इस रिवर से कोई जहाज जो है वो समुद्र में आ गया, ठीक है, रिवर से समुद्र में आ गया, तो क्या उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा, यह ऊपर उठता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताना है, 108 नंबर का सवाल है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है ना वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकता है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी वोल्टेज होता है, उसको वो डिक्रीज और उसको वो इंक्रीज दोनों कर सकता है, तो आप ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि रियर व्यू जो लेते हैं हम गाड़ियों के पीछे लगाते हैं वो क्या होता है? तो गाड़ियों के जो पीछे हम लगाते हैं वो उत्तल लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो है वो रीजनिंग है, रीजनिंग बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल है कि एक बल्ब है 100 वाट और 200 वोल्ट का, जिसको 160 वोल्ट बिजली आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो बिजली खपत क्या हो जाएगी? इसका जो बिजली खपत है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो बिजली खपत है वो 64 वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। तो पहला क्या बोलता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो प्रोटॉन तो मान सकते हो, लेकिन न्यूट्रॉन कहाँ से चार्ज होगा? ये तो जीरो है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ये तो चलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन कहाँ से हो जाएगा? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, यस, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। ये नाभिक है, एटम है, इसके एटम में नाभिक होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो ये होता है। तो आंसर तो हमारा बी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ब्रोंज जो है वो किसका एलॉय है? ब्रोंज जो है वो किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रोंज जो है
उसमें कॉपर, जिंक और टीन तीनों मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि जो आप खाने में नमक मिलाते हो वो किस कारण से मिलाते हो, क्या होता है इससे? तो खाने में जब भी आप नमक मिलाते हो तो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जो होता है, जो पेट में निकलता है, उसकी थोड़ी मात्रा उत्पादन ये करता है। इसके लिए नमक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें जो है वो यूज किया जाता है? तो ये जो किया जाता है मरकरी का वेपर और आर्गन। मरकरी का वेपर और आर्गन। तो मरकरी वेपर और आर्गन, इन सबको एकदम रटना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। ऐसे क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। सबसे प्रचुर मात्रा में आणविक आयन है, सबसे ज्यादा जो आणविक आयन मॉलिक्यूलर आयन्स मिलते हैं वो कौन सा मिलता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सल्फर आयन, कौन सा मिलता है? तो ये जो है वो कैटायन मिलते हैं, मतलब धनायन जो होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, कैटायन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एथिलीन है उसका स्ट्रक्चर है, एकदम याद रखिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर डी सीधा सा रटनेला है। हंसने वाला गैस नाइट्रो ऑक्साइड, तो नाइट्रो ऑक्साइड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? यहाँ पे आपको दिया गया है कोयला, केरोसिन, लकड़ी, गोबर। तो किसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे अधिक होता है? तो केरोसिन का जो तेल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड के स्वतंत्र अणु किसमें मौजूद रह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ रह सकता है? तो इंडिपेंडेंट जो मॉलिक्यूल होता है सोडियम क्लोराइड का वो वेपर फेज में ही रह सकता है, वाष्प अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो 380 से लेकर 480 से लेकर 700 तक होता है, 7800 तक होता है। 38 या 39 रखो और यहाँ पे 78 रखो, तो 380 या 390 से लेकर 780 जो है उस तक ये होता है। याद रखना है ये स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम न्यूटन के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये इसमें 7 कलर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विव की ओर ऊपर दिया भी गया है, तो उससे भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छा ये सवाल है कि चावल और गेहूं के दाने क्या हैं? तो ये बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। 121 नंबर का जो आंसर है वो वी बनेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है जिस कारण से वो प्रकाश संश्लेषण करता है? तो क्लोरोफिल का धातु मैग्नीशियम होता है, पता है आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, पत्ते में होता है जिसके कारण ही होता है। ये एक अच्छा सवाल है कि भोजन कौन सा एक संतुलित भोजन प्राप्त करेगा? आलू, गन्ना, चावल या फिर गेहूं? तो गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बांस किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत बांस को किया गया तो बांस एक घास है, ठीक है, नॉट पौधा, बांस एक घास है। कलमें जब हम लगाते हैं, जो ग्राफ्टिंग हम करते हैं, कलम लगाते हैं, तो क्या काट के लगाते हैं? तो जड़ भी काट के लगा सकते हैं, तना भी काट के लगा सकते हैं, पत्ती भी काट के लगा सकते हैं। जैसे ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म है ये पत्ती से ही लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। रंध्रों का खुलना, अस्टोमाटा जो होता है पत्तियों में उसका खुलना और ओपन होना, ये किससे प्रभावित होता है? किस कारण से ये होता है? कब ज्यादा खुलेगा, कब कम खुलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो यह जो डिपेंड करता है वो करता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन पे, निष्क्रिय जल अवशोषण पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी? सबसे पुराना एल्गी कौन सा है? तो वो नील हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। 128वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वी कल्चर से संबंधित है? सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर से संबंधित है फॉरेस्ट क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। पोमेटो किसके बीच दैहिक संस्करण है? पोमेटो जो है वो हाइब्रिड, पोमेटो जो है वो सोमेटिक हाइब्रिड होता है, किसके किसके बीच? तो पोमेटो जो है वो सोमेटिक हाइब्रिड है पोटैटो और टमाटो के बीच, आलू और टमाटर के बीच। तो अपना
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि विच इज द बुक इन विच डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो लाया गया था, तो वो किस बुक में उसने पब्लिश किया था। डार्विन जो है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किस बुक में पब्लिश किया है, तो उन्होंने पब्लिश किया है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन वाला जो थ्योरी है वो इसने ही दिया था। गैलापागोस आइलैंड पे ये गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गैलापागोस आइलैंड जो है वो आपको अफ्रीका में लेफ्ट साइड जो है उसमें आपको एक द्वीप के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो कब बनते हैं। तो टू स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है टू ओवम को, तो ऐसा नहीं होता, टू ओवम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता ना, ना टू स्पर्म फर्टिलाइज करेगा टू ओवम को जाके, ओनली वन ओवम होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि टू स्पर्म्स फर्टिलाइज वन ओवम। दो स्पर्म जब एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तब ये होता है। तो यह भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम, तो यह भी नहीं है ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन के लिए। तो आइडेंटिकल ट्विन के लिए होता है कि वन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है वन ओवम को। ये सही है। ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद जाइगोट बनता है। मेल स्पर्म यहाँ से गया और यहाँ से फीमेल स्पर्म गया और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट जो फॉर्मेशन हो गया, तो जाइगोट क्लैप्स इनटू टू सेल्स। जाइगोट जो है वो यहां से दो सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। जाइगोट जो है वो युग्मक जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। दो कोशिकाओं में वो विभाज हो जाता है और यहां से दो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसका तैयार हो जाता है, जिस कारण से इसको आइडेंटिकल ट्विन कहा जाता है। तो ये स्पर्म और ओवम से रिलेटेड नहीं है। एक ही स्पर्म रहेगा, एक ही ओवम को वो फर्टिलाइज करेगा, लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तब वहां पे प्रॉब्लम आती है। जब जाइगोट जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तभी जाके आइडेंटिकल ट्विन है वो बनते हैं। लिंग गुणसूत्र किसमें मौजूद होता है। लिंग गुणसूत्र जो है वो किसमें मौजूद होता है, तो टेस्टिस में भी होता है, ओवेरी में भी होता है, किडनी एंड लिवर में भी हो जाएगा। तो टेस्टिस जब हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा, तो जब ऑप्शन नंबर ए ही है ये, तो आंसर 132 का डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में इस तरह से आप सोच सकते हो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसा होता है, डक्टलेस होता है या फिर डक्ट के साथ होता है। मतलब खून जो बहता है ना वो नसों के अंदर बहती है या फिर खून नसों के बाहर बहती है, सीधा सा ये सवाल है। तो जो अंतःस्रावित जितनी भी ग्रंथियां होती है उसमें डक्ट जो है वो हमेशा अब्सेंट होता है। जो नलिकाएं होती है वो अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट। तो नलिकाएं हमेशा अनुपस्थित होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, नॉट जनरली, ऑलवेज, हमेशा। तो डक्टलेस होती है। डक्टलेस आपको कहेंगे इसको। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलिसा टेस्ट जो है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो एलिसा टेस्ट आपको पता है कि एड्स की जानकारी इससे मिलती है। तो एलिसा टेस्ट से प्रोटीन डिटेक्ट होता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है और हार्मोन डिटेक्ट होता है और ओवरऑल फिर एड्स की जानकारी मिलती है। तो एलिसा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एक जोड़े जिसके रक्त समूह क्रमशः ए और बी हैं, उनके बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो है वो मौजूद हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं एकदम ऐसा आपको बता दूंगा ना कि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे प्रश्न जब भी आए ना तो आप खुद से ऐड कर दो ओ ग्रुप को। ओ ग्रुप को यहाँ पे खुद से ऐड कर दो। ठीक है। उस ओ ग्रुप को ऐड कर दिया, अब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा। ए को ओ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओ आएगा। ओ को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओ बी आएगा और ओ को ओ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओ ओ आएगा। ठीक है। ओ को ओ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओ ओ आएगा। अब यहां से जितने भी आपने ओ लगाया था उन सारे ओ को हटा दो। ओ आपने लगाया था, ओ यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। ओ सब जगह से आप हटा दो। ओ जो भी ओ आपने लगाया था तो वो ओ आप हटा दो। तो यहां से आपका जो है वो मैच जो है वो तैयार हो जाएगा।
मैच जो है वो तैयार होगा, क्योंकि एक एक ओ आपने सब जगह लगाया था। तो आपका मैच तैयार हो गया, ए बी होगा, या फिर ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर ओ होगा। यही तो आंसर होगा। तो देखिए कहाँ आंसर है। तो या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या उस बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो बी हो सकता है, या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ओ को दोनों में ऐड कर दो, उसके बाद एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आपने एक एक ओ लगाया था, एक एक ओ को हटा दो, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन क्या है। कोलेजन जो है वो क्या है। तो 136वां नंबर, कोलेजन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है, तंतु में प्रोटीन होता है कोलेजन। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनाया जाता है। अमीनो एसिड एसेंशियल जो होता है वो 11 होता है। 11 हमारे बॉडी में होता है, 9 जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। ग्लूबोमिन किस टाइप का प्रोटीन है, आप मुझे बता सकते हो। लाख क्या है। तो लाख एक, आप जानते हो लाख सबसे ज्यादा जो है वो झारखंड में होता है। लाख जो है वो इनकम टैक्स का देखे होगे मूवी में ना, वो ताला पे सील जो लगाता है ना, वो लाख का ही होता है। ठीक है, वहां से आप याद रख सकते हो। तो लाख क्या है, ये लाख जो है वो होता है कीट का शरीर से एक टाइप का सेक्रेशन होता है, उसी को ये बोलते हैं। तो सेक्रेशन ऑफ लैक, बॉडी से सेक्रेशन होता है लैक के, लाख का वही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल है कि कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है, मतलब प्योर ब्लड प्राप्त करता है, O2 से जुड़ा हुआ ब्लड जो है वो प्राप्त करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो स्प्लीन करता है, प्लीहा जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फर्टिलाइजीन एक रासायनिक पदार्थ है जो किससे उत्पन्न होता है। फर्टिलाइजिन है एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है किससे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्टिलाइजिन जो है वो मैच्योर एग से प्रोड्यूस होता है। मैच्योर एग से जो है वो प्रोड्यूस होता है। एग जो है उससे ये प्रोड्यूस होता है, वो भी मैच्योर एग से, फर्टिलाइजिन। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड है वो क्या है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन और शर्करा है। एकदम रट लेना है, कोई भी कंसेप्ट नहीं जानने की जरूरत है। प्यूरिन, उसके बाद या फिर पिरिमिडीन, या फिर शर्करा सुगर। तो यही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 10 आपको यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मुझे मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर करवाना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे काफी डिटेल से क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऑफिशियल जो आंसर्स की होते हैं उनके अनुसार मैंने आंसर को यहाँ पे लिख रखा है। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से 2019 का जो मेंस का एग्जामिनेशन 15 जून को हुआ था उसको हमने डिस्कस किया। यह जो सीरीज है PYQ को ASO से रिलेटेड, वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। हमने यहाँ पे 2014 का 3 पेपर, 2019 का 3 पेपर और 2023 का 2 पेपर को डिस्कस किया। तो 3 3 6 और 2 8 पेपर को डिस्कस किया। प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन है। इन सबको हमने 150 में ऑलमोस्ट हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 50 रीजनिंग का प्लस मैथ्स का 10 से 15 मान लो, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो आप यदि चाहते हो कि ये भी मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं मैथ्स और रीजनिंग को भी डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। मैंने आंसर्स को सही बताने का हमेशा प्रयास किया है, लेकिन अभी भी यदि आपको कुछ आंसर्स में डाउट होते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर भी बता सकते हैं, ताकि मैं उसको दोबारा चेक करूं और एक पिंड कमेंट डाल दूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप सही आंसर जो है वो याद कर सको। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल पे आप नए हैं और आपको हमारे कंटेंट जो है वो पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।